नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सूर्य उजाला है तो शनि अंधकार है, सूर्य सफलता है तो शनि संघर्ष है, सूर्य सुख है तो शनि कष्ट है। सूर्य और शनि का एक साथ होना खतरनाक है। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जब उजाला और अंधेरा एक साथ हो, जब संघर्ष और सफलता एक साथ हो, जब सुख और कष्ट एक साथ हो, तो आप क्या मिलने की उम्मीद ज्यादा कर सकते हैं? जाहिर है ये बहुत ही मुश्किल सवाल है आप सभी के लिए, लेकिन ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब सूर्य और शनि की बात हो। जी हाँ, कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ हो तो फिर समझना और मुश्किल हो जाता है कि सूर्य से सुख मिलेगा या शनि से कष्ट मिलेगा। सूर्य और शनि का संगम क्या वाकई खतरनाक होता है? सूर्य और शनि का साथ होना क्या विनाशकारी हो सकता है? आज ये सब बताने वाले हैं कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। तो आज की चर्चा तो हमारी खास है ही, ध्यान से आज कालचक्र का शो देखिएगा। लेकिन आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि आपके हमारे सबके प्यारे और प्रसिद्ध पंडित सुरेश पांडे जी का आज जन्मदिन है। जी हाँ, आप भी अपने घर बैठे पंडित जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दीजिए। तो पंडित जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। सूर्य और शनि का कुंडली में एक साथ होना खतरनाक क्यों होता है? क्यों लोग सूर्य और शनि के मेल से इतना डरते हैं? आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। तो पंडित जी, ये मेल इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? क्यों लोगों को डर लगता है? देखो, सूर्य आत्मकारक है। सूर्य को आत्मकारक कहा गया है और बिना सूर्य के सृष्टि की कल्पना भी संभव नहीं है जी। अगर एक ग्रह सूर्य को माइनस कर दिया जाए तो आप इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसका परिणाम यह है कि अगर एक हफ्ते तक बादलों के बीच में सूर्य छिपा रहता है और नहीं दिखाई देता है जाड़ा के दिनों में, ठंडी के दिनों में, तो आप देखिए वनस्पतियां पीली होने लगती हैं, वनस्पतियों का हरा रंग गायब हो जाता है। बिल्कुल। और शनि को ज्योतिष शास्त्र में, वैसे तो ये मंद ग्रह है, शीतल स्वभाव का है। मंद का मतलब होता है बहुत धीमी गति से चलने वाला। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा धीमी गति से अगर कोई ग्रह चलता है तो विपने शनि जी। ये 30 साल में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। सूर्य 365 दिन, 15 घटी, 15 पल, 57 विपल में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है जी। और चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। मंगल, बुध 26 दिन में बुध 26 दिन में एक चक्कर लगाता है। शुक्र 28 दिन में एक चक्कर लगाता है। मंगल 45 दिन में, माने 1.5 साल में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति मतलब कि 12 साल में एक चक्कर लगाता है। लेकिन शनि 30 साल में एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है, इसलिए इसको मंद कहते हैं। राहु और केतु उल्टी दशा में भले चलते हैं लेकिन ये 18 साल में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये ग्रहों के क्रम है। अच्छा, सूर्य जो है शनि का पुत्र है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया और छाया से शनिदेव पैदा हुए। जी बिल्कुल। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, यमराज के ये बड़े भाई भी हैं। छाया मार्तंड संभूतम, छाया नाम की मां और मार्तंड माने सूर्य नाम के पिता के द्वारा ये उत्पन्न किए गए हैं जी। तम नमामि शनिश्चरम, तब शनिदेव को नमस्कार है। तो छाया के साथ सूर्यदेव का व्यवहार अच्छा नहीं था जी। इनकी मां के साथ इनका व्यवहार नहीं अच्छा था सूर्यदेव का। और सूर्यदेव के अव्यवहारिकता के कारण शनिदेव बड़े मातृभक्त थे। इन्हें अपने माता के अपमान का हर समय मन में प्रतिशोध रहता है।
इसलिए जरा सा भी अगर इन्हें मौका मिलता है तो सूर्य को शनिदेव दबोच लेते हैं। अगर सूर्य पर शनिदेव की पूरी दृष्टि पड़ जाए तो समझ लो कि सूर्य जिस भाव का भावेश है ज्योतिष में, वो भाव उथल पुथल हो जाता है। लेकिन अब सूर्य को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि उनके सानिध्य में जो भी ग्रह आता है 12 डिग्री के अंतर्गत बुध को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह निस्तेज और अस्त हो जाते हैं। शुक्र सबको अस्त कर देता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा या वैज्ञानिकों से सुना होगा कि सूर्य की एक कक्षा में जो है थोड़े दूरी पर एक उपग्रह छोड़ा गया है। ये नहीं सुना होगा कि सूर्य की कक्षा में छोड़ा गया है। सूर्य के पास मतलब कि जो है केवल 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा गया है, क्योंकि सूर्य के नजदीक तो जाने की कल्पना भी नहीं हो सकती है। जो जाएगा वो तुरंत जल जाएगा जी। तो सूर्य के सानिध्य में जो जाता है 12 डिग्री के अंतर पर ही वो निस्तेज हो जाता है, उसका सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। वो सारे ग्रहों की बात कह रहा हूं। जैसे चंद्रमा 12.5 डिग्री सूर्य से जब 12.5 डिग्री पहले रह जाता है तभी वो अस्त हो जाता है, अमावस्या हो जाती है। मतलब रात में 1 सेकंड के लिए भी आपको चांदनी नहीं दिखाई देगी जी। अमावस्या हो जाती है। इसको ज्योतिष शास्त्र में अधम योग कहते हैं। इस योग में पैदा हुआ बंदा चाहे 100% का बढ़िया से बढ़िया मेहनत करे, लेकिन उसे कभी 60-70% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे वो दिवाली के दिन ही क्यों ना पैदा हुआ हो। दिवाली तो महामंगल मानी जाती है ना सनातन धर्म में, लेकिन अगर दिवाली के दिन भी कोई पैदा हुआ होगा और सूर्य चंद्रमा में 12.5 डिग्री से कम का अंतर होगा तो वो चाहे जितनी पहाड़ खोद ले, लेकिन उसको निकलने वाला है उसका आधा ही परिणाम, कभी पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। उसको अधम योग बोलते हैं। उसको अधम योग बोलते हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ तो अब इस समय ज्योतिषी लोग केवल चर्चा करते हैं काल सर्प दोष की जी। जो ज्योतिष का कोई योग ही नहीं है। किसी मनीषी ने, किसी ऋषि ने काल सर्प योग की कोई चर्चा नहीं की, जबकि इसकी बहुत चर्चा होती है। बहुत चर्चा इसलिए होती है कि हिंदी की पॉकेट बुक्स जो छपी हुई हैं उसमें काल सर्प योग पहले आया, उसके बाद 12 प्रकार का काल सर्प योग आया, अब 144 प्रकार का काल सर्प योग आ गया है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। ये पाखंडियों ने अपनी मतलब की रचना करके और एक ऐसा नया आयोजन कर दिया, जबकि आपके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। होता ही नहीं है। अगर होता है कोई प्रमाण दे दे कि हमारे 18 प्रणेता जो ज्योतिष के हुए उसमें से किसी प्रणेता ने काल सर्प योग की चर्चा किसी हमारे ग्रंथ में की है तो मैं उस ज्योतिषी जी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाऊंगा। होता ही नहीं है। ये केवल भयभीत करने वाली बात है, या जो हिंदी पॉकेट बुक्स की किताबें पढ़े हैं, जिन्होंने ज्योतिष के शास्त्रों का, ज्योतिष के मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, वो कह सकते हैं। जो जरा सा भी मतलब कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया होगा वो ये बात कह ही नहीं सकता है कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। बिल्कुल। हाँ, सर्प शापा सुच्छ योग होता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में संतान श्राप को अध्याय है जिसमें 16 प्रकार के श्राप से संतान की हानि होती है। उन 16 प्रकार के श्रापों में पहला श्राप जो है वो सर्प शापा सुच्छ योग है। मंगल के घर में जब राहु होता है पंचम भाव में, या मंगल की दृष्टि उस भाव पर राहु के ऊपर होती है तो सर्प शापा सुच्छ योग होता है। ऐसे लोग पूर्व जन्म में नाग हत्या किए होते हैं या इस जन्म में नाग वंश का नुकसान किए होते हैं, जिसकी वजह से नाग के कोप के कारण या तो गर्भ नष्ट होते हैं या संतान प्राप्त होकर के संतान प्रायः बीमार रहता है। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि 2 ग्राम सोने की नाग मूर्ति बनवा करके और किसी ज्योतिर्लिंग में विधिवत भगवान शिव का अभिषेक करके और सोने का नाग जो है दान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो भूमि दान, अन्नदान भी करना चाहिए।
ये सब विधि है। जी। सर्प सापात सुत क्षय योग है, लेकिन उसको काल सर्प योग से जोड़ना ये मिथक है, ये एकदम गलत है, 100% गलत है। और मैं दावे के साथ पूरे नेशनल चैनल पे ये बात कह रहा हूं, दमदारी से कह रहा हूं। जी। ठीक है जी। मुझे भी कम से कम 50 साल तो ज्योतिष पढ़ते हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा जहां काल सर्प योग का वर्णन हो। और हम भी उम्मीद करते हैं कि काल्प सर्प दोष कुछ नहीं होता है, ये जो भ्रम है या फैलाया जा रहा है ये पंडित जी द्वारा दूर हो गया होगा और आप भी इसको लेकर अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे। तो पंडित जी, सूर्य और शनि का मिलन इतना खतरनाक क्यों माना गया है? देखो ऐसा है विपिनेश जी। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं बेटा, भले ये पिता पुत्र हैं लेकिन आपस में ये शत्रु हैं। जी। और सूर्य और शनि का मिलन खतरनाक हो सकता है क्योंकि शनि और सूर्य का कोई मेल ही नहीं। जी। ऐसे में कोई, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य पिता तो शनि पुत्र, सूर्य गर्म तो शनि ठंडा, सूर्य अग्नि तत्व है तो शनि वायु तत्व है, सूर्य पूरब है तो शनि पश्चिम है, सूर्य सफलता है तो शनि संघर्ष है, सूर्य सात्विक है तो शनि तामसिक है, सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है। सब एक दूसरे के अपोजिट ही तो है ना। जी। है ना। हाँ, तो कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ हों तो पिता और बच्चों में लगाव तो हो सकता है, लेकिन इनके विचारों में मतभेद हमेशा रहेगा। जब भी ये लोग बातचीत शुरू करेंगे तो विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी, अहंकार के कारण टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे बच्चे करियर में अपने पिता के विपरीत चुनाव करते हैं। पिता से प्यार होता है लेकिन बच्चे उनकी ये बात बता नहीं पाते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं और अशुभ स्थिति में हैं, ऐसे लोग जब अपने पिता के साथ एक ही घर में रहते हैं तो दोनों की तरक्की, सेहत और काम में तकलीफ मिलती है। आर्थिक मामलों में पैतृक सहयोग नहीं मिलता है और पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है या पिता से दूर रहना पड़ सकता है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक ग्रह है। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वैदिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। सूर्य आत्मा का कारक है मेरे भाई, लेकिन जब नीच का सूर्य माने तुला राशि में सूर्य, जहां शनि उच्च का होता है वहीं सूर्य नीच का होता है। 10 डिग्री पर सूर्य नीच का, परम नीच का होता है और 20 डिग्री पर शनि तुला राशि में परम उच्च का होता है। जब दोनों की युति या दोनों एक साथ रहते हैं तो ऐसे लोगों के आत्मविश्वास में बहुत कमी आती है। कुंडली में सूर्य शनि की युति किसी भी व्यक्ति को अहंकारी बनाती है। सूर्य शनि की युति व्यक्ति पर कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ डाल देती है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर इनका अंतर 12 डिग्री से ज्यादा है तो इतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अब इसमें भी एक बात है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी की कुंडली में सूर्य परम नीचांशक में हो तो वो कुबेर का बेटा भी हो तो भीख मांग के ही मरेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि तुला राशि में 10 डिग्री पर अगर सूर्य होगा तभी ये योग घटित होगा, 9 डिग्री पर होगा तो नहीं घटित होगा, 11 डिग्री पर होगा तो नहीं घटित होगा, लेकिन अगर 10 डिग्री पर होगा तभी घटित होगा। उसी तरह से कहते हैं कि शनि अगर उच्च का हो तो चक्रवर्ती राजा होता है, तो शनि जब 19 या 20 डिग्री पर होगा तभी चक्रवर्ती राजा होगा। अब ये नहीं कि शनि तुला राशि में 3 डिग्री पर है तभी चक्रवर्ती होगा, नहीं। इन सब विषयों पर गंभीरता से नीचे तक जाकर के अध्ययन करने की आवश्यकता है, तब आप कोई फलादेश करेंगे तो आपका फलादेश फलीभूत होगा। सूर्य और शनि की युति वैसे देखा जाए तो हमेशा अशुभ कारक ही मानी जाती है या इनका शुभ प्रभाव जो है बहुत कम होता है। बिल्कुल पंडित जी, यही सवाल मैं आपसे कर रही थी कि क्या इन सूर्य और शनि की जो युति है हमेशा अशुभ रहती है या कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब शुभ माना जाता है इसको? हाँ, देखो कुंडली में जहां सूर्य स्थित है अगर उससे एक भाव पहले शनि हो
तो लाभ मिलता है। जी। सरकारी नौकरी, चिकित्सा, कानूनी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में शनि की ऐसी स्थिति में लाभ मिलता है। कुंडली में सूर्य और शनि की युति शुभ स्थान में है, ऐसे लोग सही और गलत का भेद कर आसानी से सही और गलत में भेद कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। ऐसे लोग कम उम्र में ही बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। अच्छा, अगर ये योग 12वें भाव में हो जाए तो ऐसे लोग अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, अनुशासित रहते हैं, इनका प्रबंधन बहुत अच्छा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ एक खास चर्चा हमारी लगातार जारी है। आइए डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हैं और एक ही भाव में हैं, लेकिन सूर्य शनि की तुलना में ज्यादा बलशाली हैं, यानी सूर्य शुभ हैं, तब ऐसे में क्या होता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अब बलशाली का मतलब है कि अगर कोई ग्रह मित्र गृही है, अपने मित्र के घर में है, या उच्च के नवांश में है, या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो वो बली माना जाएगा। अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, शत्रु के गृह में है, अति शत्रु गृही है, अस्त है, वो निर्बल माना जाएगा। अगर सूर्य अच्छा है कुंडली में तो आत्मविश्वास से ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण रहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी संसार की विषम स्थिति एक क्षण के लिए डिगा नहीं पाती है। ऐसे आदमी का धैर्य एकदम हिमालय की तरह होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर ही नेतृत्व करने की बेहतरीन क्षमता होती है। ऐसे लोग बड़े संस्थान को चलाने में सक्षम होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। लेकिन अगर शनि की स्थिति हो तो सूर्य और शनि में अगर शनि ज्यादा बलशाली होगा तो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है। जमीन से जुड़ने का मतलब प्रॉपर्टी का काम नहीं करेगा। जमीन से जुड़ने का मतलब कि अपने मूल से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कुछ लोग हवा में उड़ने लगते हैं ना, और कुछ लोग धरातल पर रहते हैं। धरातल पर रहने वाला होगा, वो चाहे जितना बड़ा आदमी होगा, लेकिन वो अपने धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा और अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों को हर समय स्मरण रखते हुए मेहनत भी करेगा। ऐसे लोग अनुशासन में रहते हुए हर काम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ हैं और शुभ हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं, और अगर सूर्य शनि एक साथ हैं और अशुभ भी हैं तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, किस मतलब अगर हैं कुंडली में एक साथ दोनों सूर्य और शनि तो क्या प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति के जीवन पर? देखो, कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति करियर मतलब दशम भाव में अगर है तो व्यक्ति को सूर्य और शनि की युति से करियर में काफी लाभ मिलता है। लेकिन ये तब होता है जब दोनों के डिग्री में काफी डिस्टेंस हो। समझ रहे हो? अंतर ज्यादा हो। क्योंकि सूर्य सही दिशा में चलने में मदद करता है और शनि करियर का कारक ग्रह है। लेकिन ध्यान यहाँ एक बात का और देना चाहिए, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने प्रैक्टिकल में देखा है जी। अगर सूर्य शनि बहुत नजदीक अवस्था में हैं तो ऐसे जातक को पिता का सुख नहीं मिलता है। ऐसे जातक का पिता या तो नसों के रोग का रोगी हो जाएगा और या तो अल्प वय में ही बालक रहेगा, तभी पिता की समाप्ति हो जाएगी जी। भगवान राम थे, लेकिन उनके कुंडली में भी सूर्य दशम भाव में था और त्रिखल दोष था। सूर्य कारक भी है और सूर्य अपने घर में भी था, जिसके कारण जब त्रिखल दोष हुआ तो भगवान राम के भी पिता की असामयिक मृत्यु हुई, स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई, वियोग में मृत्यु हुई। तो सूर्य अगर दशम भाव में हो और सब अच्छा ही अच्छा हो जाए, वर्गोत्तमी हो जाए, स्वगृही हो जाए, उच्च नवमांश में हो जाए जी, तो ये त्रिखल दोष होता है। ये पिता के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा उदाहरण प्रभु श्री राम की कुंडली है।
14 बरस के लिए अलग रहना पड़ा उन्हें। नहीं, 14 बरस के लिए तो अलग जो थे, लेकिन जब राम का वनगमन हुआ जी। तो दशरथ जी का प्राण प्रस्थान कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो सूर्य अगर दशम भाव में हो और खास करके वो कारक है और उसके बाद में वो उच्च में भी हो, स्वगृही भी हो, तो ये त्रिखल दोष बन जाता है। ये पिता के लिए हानिकारक भी बन जाता है, जी। वैसे नहीं हानिकारक होता है। उसी तरह से सूर्य शनि की युति जो होती है ये जातक के पिता का सुख कम करती है, और जब शनि दशम भाव में होगा तो उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगी। आदमी को भूम भवन वाहन का तो सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे जातक की माँ हड्डी और नसों के रोग से हर समय संत्रस्त रहेगी। ऐसे जातक के माता के पेट में वायु विकार हर समय बनेगा, हर समय पेट में एसिडिटी, गैस, अपच की समस्या रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि को कोई खत्म कर देगा कोई। ठीक है जी। तो कहने का मतलब कुंडली में सूर्य शनि दोनों ही अगर अशुभ हैं और एक साथ एक ही भाव में हैं तो व्यक्ति अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाता है, क्योंकि उसमें अनुशासन की कमी होती है। और ये शनिदेव आलस से बहुत देते हैं, क्योंकि ये तामसी ग्रह हैं और तामस का लक्षण होता है आलस्य, निद्रा, प्रमाद। अगर कोई बहुत सोता हो और किसी काम को करने में समय लगाता हो तो आप मान लीजिए कि इसका तमोगुण ज्यादा विकसित है। और अगर कोई आदमी हर प्रकार से अपने शरीर पर नियंत्रण और अनुशासन रख करके सब कार्य को चुस्त दुरुस्त तरीके से करता है तो समझ लीजिए कि इसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है। सूर्य शनि अशुभ हो तो आत्मविश्वास कमजोर रहता है। ऐसे लोग चुनौतियों से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। यहाँ तक बताऊं आपको कि अगर सूर्य खराब हो जाए या सूर्य पीड़ित हो जाए या सूर्य नीच राशि में हो जाए तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने में बड़े मेरिटोरियस हैं, 95, 96, 97, 98% रिजल्ट लाते हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति ये होती है कि जब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की डेट आती है तो वहीं से वो बीमार होना शुरू करते हैं, और एग्जाम की तारीख आते आते वो इतना बीमार हो जाते हैं कि पेपर लिखने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, क्योंकि सूर्य कमजोर है। और सूर्य कमजोर होने के कारण उन्हें एग्जामोफोबिया हो जाती है। ऐसे में अभिभावक को चाहिए कि जिन बच्चों की कुंडली में ऐसा योग हो उन्हें बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही गायत्री बोलना सिखाएं। और जैसे पढ़ाई करते हैं बच्चे 4 घंटे 6 घंटे, वैसे रोज 10-12 मिनट उनसे गायत्री बोलने का अभ्यास कराएं। अगर गायत्री वो बोलता रहेगा बच्चा तो उसके सभी चक्र एक्टिवेट रहेंगे और कभी वो एग्जामोफोबिया का शिकार नहीं होगा। और अगर नहीं आपने बुलवाया है और बच्चा अब 18-20 साल का हो गया है तो इसके लिए फिर 12 ब्राह्मणों से 31,000 सूर्य के वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान कराना चाहिए, हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए, और ये उपाय हर 1 साल के बाद कम से कम 4 बार करवाना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और परीक्षा में सही रिजल्ट लेकर आता है। ऐसे लोग काम पूरा करने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों में अहंकार सबसे ज़्यादा भरा हुआ होता है। इनके पास अपनी गलतियों को छिपाने के कारण मौजूद होते हैं, और जब इनकी गलतियों पर आप चर्चा करेंगे तो चिल्लाकर बोलेंगे, और ज़्यादा आप बोलेंगे तो घर में सामान का तोड़ फोड़ करेंगे। मतलब ये अपने आतंक से आपको चुप कराना चाहेंगे। कुल मिलाकर ये मान लीजिए, अगर ऐसे बच्चों को सूर्य की आराधना बचपन से ही शुरू करा दी जाए तो सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसीलिए सनातन धर्म में हर सनातनी को कहा गया है कि सूर्य को अर्घ दीजिए। और जब जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार 6 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, जनेऊ संस्कार होता है तो उसमें केवल एक मंत्र दी जाती है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, केवल एक मंत्र, गायत्री मंत्र। गुरु के द्वारा बच्चे के कान में केवल गायत्री मंत्र दी जाती है, दूसरा कोई मंत्र नहीं दिया जाता है। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनेऊ का संस्कार अगर होगा तो उसमें दी जाने वाली मंत्र जो होगी वो गायत्री होगी। क्यों गायत्री होगी?
क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए बालक गायत्री का अनुष्ठान करेगा तो उसका आत्मविश्वास हिमालय पर चढ़कर बोलेगा। और आज जनेऊ ही नहीं लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे यहां तो शादी में होती है। अरे पहले शादी 13 साल 12 साल 14 साल की उम्र में होती थी, बच्चा ब्रह्मचारी रहता था, तब जनेऊ होता था। बात समझ में आती है? आज 30 साल 32 साल 34 साल के बूढ़ों की शादी हो रही है और आप जनेऊ 34 साल में करोगे। कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो? तो सनातन धर्म के लीक से हम खुद हटते जा रहे हैं। और जब दुख पाते हैं तो कभी किस्मत को दोष देते हैं, कभी भगवान को दोष देते हैं, कभी कहते हैं पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, कभी कहते हैं किसी ने शादी बांध दिया है, कभी कहते हैं किसी ने मेरे घर के ऊपर कुछ कर दिया है। कई परत दुख पावें, सिर धुन धुन पछताएं, कालहि कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अपनी तरफ उंगली नहीं करेंगे कि मेरे भाग्य या मेरे कर्म खराब हैं जो मैं भुगत रहा हूं। नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है इसलिए भुगत रहा हूं, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है इसलिए भुगत रहा हूं। बस नाना प्रकार के बहाने चाहिए अपनी कमी छिपाने के लिए। देखिए, आप अपने बच्चों को धन दौलत मकान प्रॉपर्टी दीजिए न दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें उत्तम संस्कार दे दीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया की सारी सुख सुविधा उसके चरणों में चरण की दासी बन जाएंगी। केवल अच्छा संस्कार दीजिए, लेकिन अच्छा संस्कार तब दोगे ना जब आपके पास होगा। जब आप ही के पास नहीं है तो कहां से दोगे? और नहीं है तो कम से कम घर में गीता रामायण रख लीजिए, रोज गीता रामायण का अध्ययन करिए, अपने आप संस्कार जागृत होने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कुंडली के अलग अलग भाव में सूर्य शनि की युति हो तो उसका क्या फल मिलता है, ये समझेंगे। और शुरुआत करते हैं कुंडली के पहले भाव यानी कि लग्न से। पंडित जी बताएं। देखो, लग्न को शरीर का भाव माना जाता है। शरीर का दुख सुख रूप रंग ये सब मतलब कि जो है देखा जाता है। पहली बात जान लो कि सूर्य शनि की युति अगर लग्न में है, शरीर भाव पर है, तो पहली बात तो व्यक्ति का रंग सांवला होगा। चाहे कितना भी भगवान उसमें उल्टा पुल्टी कर दें, वो गोरा नहीं हो सकता भारत में। इंग्लैंड में नहीं, इंग्लैंड में तो गोरा हो जाएगा। हाँ, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सेहत करियर पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अगर सूर्य जरा सा भी नकारात्मक होगा तो गर्दन के ऊपर रोग रहेगा। 8 साल की उम्र तक बच्चा सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया लंग्स के रोगों से प्रभावित रहेगा। ऐसी युति में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और ऐसा बच्चा अच्छी लंबाई भी प्राप्त नहीं कर पाता है। बीमारियों के कारण उसकी लंबाई भी शिथिल हो जाती है। 5 फीट 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच पे जाके रुक जाता है। तो भाई अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं तो कहूँगा कि बच्चे को सूर्य की आराधना बचपन से ही शुरू करा देना चाहिए। क्योंकि जब सूर्य के मंत्र बच्चा करेगा तो उससे निश्चित रूप से ये एक्टिवेशन प्लांट जो है, ये दाहिने आँख के ऊपर का जो चक्र है सूर्य का, ये जब जागृत होगा ना तो बच्चे के अंदर चमत्कार अपने आप आना शुरू हो जाएगा। या फिर गायत्री की साधना जरूर करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य और शनि एक साथ हों तो ये शुभ होता है या फिर अशुभ, आइए जान लेते हैं। पंडित जी अब दूसरे भाव के बारे में बताइए। अब इसमें ये देखना होता है कि कौन कौन से भाव का स्वामी सूर्य और शनि है। क्योंकि शनि अगर द्वितीय भाव में होगा तो धन नाशक होगा, और सूर्य अगर द्वितीय भाव में अच्छे भाव का स्वामी या अच्छे ढंग से होगा तो अच्छा होगा। सूर्य शनि की युति जो है पारिवारिक जीवन में खटास लाता है, रिश्तों में खटास लाता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा बोलता है ना कि समझो कि शेषनाग का जहर निकाल करके उगल रहा है। उसकी बात से लोगों का मतलब कि दिल फट जाएगा। और धन और संपत्ति के मामले में ऐसा आदमी हर समय विपत्तिग्रस्त रहेगा। नई संपत्ति बनाने में भी मुश्किल आएगी। लेकिन इस युति में अगर सूर्य बलशाली हो तो संपत्ति बनाना संभव हो जाता है। अब यहां बलशाली का मतलब या वो मेष राशि के 10 डिग्री पर हो, या उच्च के नवांश में हो, या शनि से बहुत ज्यादा अंतराल पर हो, तभी ये संभव है। नहीं तो द्वितीय भाव में सूर्य शनि की युति अच्छी बात नहीं है। और अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए उस पर पूरी दृष्टि,
तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। तब तो दिन में भी शराब चाहिए, रात में भी शराब चाहिए। और वाणी इतनी खराब होगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। परिवार में इतना कलह होगा कि जिसका कोई हद नहीं। तो ये द्वितीय भाव में ये इनकी युति का फल प्रायः बुरा ही होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब कुंडली के तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य और शनि एक साथ हों तो इससे लाभ हो सकता है या ये भी कष्टकारी होता है। तो पंडित जी, तीसरे भाव में अगर सूर्य शनि एक साथ हैं तो क्या होता है फिर? देखिए, तीसरे भाव में अगर सूर्य शनि की युति है तो आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए। ऐसे लोगों के जिनके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य हो, वो पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं, सूर होते हैं, कर्म को करने वाले होते हैं, लेकिन उनको बड़े भाई का सुख नहीं होता है। अगर उनका बड़ा भाई है तो सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में बड़े भाई का निधन हो जाता है। आकस्मिक रूप से बड़ा भाई खत्म हो जाता है। और शनि ये तीसरे भाव में है तो छोटे भाई का सुख नहीं होता है। सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नासकौ। तपनात्मज शनि को ही कहते हैं। अगर तीसरे भाव में शनि हो तो भाइयों के सुख को उन्मूल कर देता है। और सूर्य शनि की युति हो जाएगी तो पराक्रम भी अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे योग जिस व्यक्ति की कुंडली में हों, उनके जीवन में सकारात्मकता कार्य को लेकर रहती है। ऐसे योग में जो व्यक्ति होता है वो राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और खास करके अगर तृतीय सूर्य हो तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। धन संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने पिता की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। लेकिन भाई बहन के सुख की बात जहाँ तक है वो सुख नहीं होता है। अगर सूर्य शनि तृतीय भाव में है तो पहली बात ज्येष्ठ भ्राता की अकाल मृत्यु होती है। और दूसरी बात शनि भाई, छोटे भाइयों का सुख नहीं होने देता है। इसके लिए साफ साफ मानसागरी में लिखा हुआ है, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। लेकिन अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाए तृतीय भाव पर तो भाई का भी सुख हो जाता है और पराक्रम भी अच्छा हो जाता है। ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, केवल एक ही बात पकड़ के नहीं चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे और चौथे भाव की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक रंजना जी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद रंजना। आप स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, यही हम लोग की मनोकामना है। एक छोटी सी पंक्ति हमारी तरफ से पंडित जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, पंडित जी जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पंडित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और पंडित जी, एक दुर्गा सप्तशती का मंत्र मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विप्राणां त्वामाश्रिताः श्रयन्तं प्रयन्ति। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप स्वस्थ प्रसन्न रहिए, ऐसे ही कालचक्र की टीम को पूरी बनाए रखिए, यही हम लोग की मनोकामना है पंडित जी। जी 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 पंडित जी। चलिए देखिए, आज का दिन मैंने कहा था खास है, पंडित जी का जन्मदिन है। और क्योंकि पंडित जी सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी फेमस हैं और कालचक्र देश में ही नहीं देखा जाता, विदेश में भी देखा जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध और कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी का जन्मदिन है। तो आप भी अपने तरीके से पंडित जी को शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। आइए इसी क्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चौथे भाव की बात कर लेते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में सूर्य और शनि एक साथ हों तो ये दुर्भाग्य का कारण बनता है या सुख देता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब चौथे भाव के बारे में बताइए। कुंडली में चौथा भाव जो है सुख भाव होता है। इससे माता, भूमि, भवन, वाहन और राजनीति का विचार होता है। सूर्य शनि की युति चौथे भाव में शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में माता पिता से विवाद होता ही रहता है। जीवन साथी का साथ मिलता है लेकिन उनकी सेहत प्रभावित रहती है।
व्यक्ति के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हो सकती हैं। चौथे भाव में सूर्य शनि की युति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। ऐसा व्यक्ति सही फैसले ले पाता है। उसका झुकाव अध्यात्म की तरफ भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब शनि की स्थिति अच्छी होगी तो अगर शनि पाप पीड़ित होगा तो उसकी दृष्टि दशम भाव पर पूरी जाएगी, उसकी दृष्टि लग्न पर पूरी जाएगी, उसकी दृष्टि रोग भाव पर जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति एसिडिटी, गैस, अपच का बीमार होगा। ऐसे व्यक्ति के पिता के जीवन में संघर्ष बहुत होगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी। हाँ, लेकिन अगर इंदिरा गांधी की तरह कुंडली हो और तुला राशि का शनि इकलौता चतुर्थ भाव में हो और उच्चांशक में हो तो फिर तो चक्रवर्ती बनने से कौन रोक सकता है? कोई न रोक सकता है। वो तो चक्रवर्ती बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंदिरा जी की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में इतनी मजबूत स्थिति में था कि उसने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री ही नहीं, एक शक्तिशाली नेता के रूप में भी पहचान दिलाया था। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें भाव की बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य और शनि एक साथ हों तो भाग्य का साथ मिलता है या नहीं, और क्या ऐसे व्यक्ति को रिश्तों से प्यार मिलता है या नहीं? तो पांचवें भाव में अगर ये युति बन रही है तो फिर क्या परिणाम देती है? देखो भैया, पहली बात तो ये कहता हूं, पांचवा भाव संतान का, विद्या का, उपासना का भाव है। कुंडली में सूर्य अगर पांचवें भाव में शनि के साथ होगा तो व्यक्ति को शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में बहुत चुनौतियां आएंगी। कहीं पैसा लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। अब पैसे का पंचम भाव से क्या संबंध है? पाराशर होरा में साफ लिखा हुआ है, नवमम पंचमम चैव विशेषम धन मुच्यते। विशेष धन का अध्ययन करने के लिए नवम और पंचम का अध्ययन करना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूं। निवेश से नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे भाव में सूर्य शनि का योग हो तो व्यक्ति को संतान और विवाह से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को आजीवन अपने पत्नी का इलाज कराना पड़ता है। और सूर्य अगर अशुभ होकर के पंचम भाव में है तो बिना हरिवंश पुराण का पाठ किए और बिना सूर्य का व्रत किए संतान सुख नहीं मिलता है, चाहे जितने उपाय कर लीजिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, सूर्य राहु मंगल जैसे ग्रहों के साथ है, तो आपको आंख मूंद करके सूर्य की उपासना करते हुए हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए और एक सोने की अंगूठी और हरिवंश पुराण की पुस्तक किसी वेद पाठी को दान करना चाहिए रविवार के दिन। इससे ये दोष शमन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब कुंडली के छठे भाव की बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में सूर्य और शनि एक साथ हों तो क्या ये शुभ होता है? सूर्य और शनि का छठे भाव में साथ होना फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? पंडित जी बताइए। देखिए, छठे भाव में सूर्य शनि को शुभ माना जाता है क्योंकि छठे भाव में शनि भी अच्छा होता है और छठे भाव में सूर्य तो अच्छा होता ही है। अगर खष्टे सूर्य हो तो कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसे आदमी के सामने तो दुश्मन एक मिनट टिक नहीं सकते हैं और चाहे जितनी गंभीर बीमारी हो वो चुटकी भर बजाते हुए ठीक हो जाती है। सूर्य शनि मनचाही नौकरी देते हैं, विरोधियों की भी तारीफ करने में मजबूर कर देते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति देते हैं, मनचाहे व्यक्ति से विवाह होने में आसानी रहती है। लेकिन व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, चिंता, डिप्रेशन और अनिद्रा उसको परेशान कर सकती है। खास करके अगर शनि अस्त होगा तो ऐसी स्थिति भी बनेगी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सूर्य की आराधना अवश्य करे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए, क्योंकि हम लगातार भाव की बात कर रहे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव की बात हो गई है। अब बात करते हैं कुंडली में सातवें भाव की। सूर्य और शनि एक साथ हैं तो क्या फल मिलता है, आइए जान लेते हैं। अब पंडित सातवें भाव के बारे में बताइए। सातवां भाव जो विपनेश है ना, ये विवाह का भाव है जी। सूर्य शनि अगर सातवें भाव में हो गए ना, और अगर लग्न में भी कोई पापग्रह बैठ गया, मंगल या केतु राहु, तो ऐसे आदमी का 1, 2, 3 विवाह तक होता है। ऐसे मत कहिए पंडित जी। सच्ची कह रहा हूं। और अगर उसमें बृहस्पति की दृष्टि हो गई या चंद्रमा की दृष्टि हो गई या वो अच्छे नवांश में हो गए तो एक ही वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक निर्वाह हो जाता है जी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सूर्य शनि अगर साथ हो तो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से बहुत कलेश होता है,
पत्नी या पति के जीवन में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, और यदि लग्न में भी पापक ग्रह बैठ गए तब तो विवाह टूट के ही रहता है, तलाक तक की नौबत आती है। हाँ, लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाए या सप्तमेश पर हो जाए या सप्तमेश उच्च नवांशक में हो जाए तो इस दुर्योग को रोका जा सकता है, इस दुर्योग को बचाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, 7वें भाव में सूर्य शनि की युति शुभ प्रभाव कभी नहीं देती है। इस भाव में सूर्य शनि की युति के कारण वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कारोबार में भी नुकसान होता है, परिवार में कलेश रहता है, पैसे की स्थिरता नहीं होती है, विवाह में बहुत विलंब होता है। ऐसे लोगों का विवाह 32वें, 33वें, 34वें साल में होता है और विवाह में बहुत मुश्किलें आती हैं। भाई, इसके लिए तो मैं तो कहूँगा शनि की शांति करवानी चाहिए। शनि के वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतय संयोरभिश्रमन्तु न, इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप शनिवार के दिन 15 ब्राह्मणों से एक दिन में करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए श्रद्धा के साथ। और अगर एक बार में बात न बने तो दोबारा भी 6 महीने के अंदर ये अनुष्ठान करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खराब योग है। इस योग का समाधान होना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ब्रेक का वक्त है, लेकिन आज का दिन बड़ा शुभ है। आप कुछ संयोग की बात कह रहे थे। देखो, संयोग की बात मैं इसलिए कह रहा था, तुमसे जो मैं बात कर रहा था वो इसलिए कह रहा था कि जब मैं पैदा हुआ था तो उस दिन भी माघ कृष्ण पक्ष की ये संकष्टी गणेश चतुर्थी थी, मघा नक्षत्र था और 17 तारीख थी। और 65 साल बाद आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों हिसाब से मेरा जन्मदिन है। मैं इसलिए कह रहा था कि 65 साल में ये संयोग बना है कि मघा नक्षत्र भी है, चतुर्थी तिथि भी है, 17 तारीख भी है। मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों हिसाब से ये बहुत कम संयोग होता है कि आदमी का जन्मदिन आए जी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज का ये 65 साल में बड़ा दुर्लभ संयोग हमारे जन्मदिन का है। ये 65 साल के बाद ये संयोग बना है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी भी था। और पंडित जी से इसी बारे में बातचीत भी हो रही थी कि आज का दिन, पंडित जी का जन्मदिन तो है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग में 65 साल बाद ऐसा हुआ है, ऐसा दिन आया है, ये शुभ मुहूर्त आया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव में सूर्य और शनि एक साथ हों तो ये कितना शुभ या कितना अशुभ हो जाते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, 8वें भाव में अगर सूर्य और शनि हैं साथ में तो फिर क्या फल मिलता है? देखो भाई, 8वें भाव में सूर्य शनि की युति हो तो व्यक्ति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। करियर में काफी चुनौतियां आती हैं, नौकरी ढूंढने में परेशानी होती है, और अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पे हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र में गुदा रोग, मतलब बवासीर, पाइल्स, भगंदर का रोगी हो जाता है और बहुत जिंदगी नारकीय हो जाती है। और चूंकि शनि जब अष्टम में रहेगा तो उसकी दृष्टि 3तीय भाव पर पड़ेगी, और 3तीय भाव पर अगर दृष्टि पड़ी और वो 10म भाव का स्वामी शनि नहीं है तो व्यवसाय को अस्त व्यस्त कर देगा, नौकरी को अस्त व्यस्त कर देगा, उसमें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर वहाँ मकर और कुंभ राशि है तो ऐसा आदमी लोहे के व्यवसाय में, स्टील के व्यवसाय में, पेट्रोलियम के व्यवसाय में आकाश की बुलंदियां भी छू सकता है। लेकिन व्यक्ति का झुकाव धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति का झुकाव होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं, 9वें और 10वें भाव की बात कर लेते हैं। सूर्य शनि की युति अगर इन दोनों भाव में बनती है तो क्या फल मिलता है, शुभ होता है या नहीं, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब दोनों भाव 9वां और 10वां दोनों बताइए। देखिए, कुंडली में 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं और 9वें भाव का कारक भी एक तरह से सूर्य को माना जाता है। सूर्य शनि की युति यात्राओं से लाभ दिलाती है। 10वें भाव में सूर्य शनि की युति करियर में सफलता दिलाती है, लेकिन कभी कभी भ्रम की स्थिति भी रहती है। जिस महीने सूर्य शनि का गोचर हो रहा हो उस महीने नया काम शुरू ना करें और नई नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। बात कर लेते हैं। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं अमृतसर के रहने वाले वरुण कुमार और इनकी मौसी जी संजोगिता जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वरुण कुमार को लेकर कुछ सवाल पंडित जी से करना चाहती हैं, प्लीज पूछिए। हेलो पंडित जी, राम राम। हाँ, राम राम। पंडित जी, आपको जन्मदिन की बधाई हो। धन्यवाद। पंडित जी, वरुण कुमार की मैं मासी बोल रही हूँ। वरुण कुमार को 5-6 महीने से बहुत परेशानियां आ रही हैं। उसकी परेशानियां कब कम होंगी? जिसका भी अच्छा काम करता है ना, उससे बुराई मिलती है उसको। और उसका एक केस भी चल रहा है, कब तक खत्म होगा? आगे का भविष्य कैसे रहेगा? देखो, ऐसा है, वरुण का जन्म 25 जुलाई 1987 को 1:11 पर रात्रि में जलंधर पंजाब में हुआ, जैसा डिटेल मुझे मिला है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो वृषभ लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। इनकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। ये भाग्य भाव का स्वामी है और भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कर्मठ है लड़का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके आजीविका भाव का स्वामी जो है वो भी शनि है और वहां उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। और मंगल इसके सप्तम भाव विवाह भाव का स्वामी होकर के अस्त हुआ पड़ा है। चंद्र, बुध और शुक्र की स्थिति इसके द्वितीय भाव में है। न तो ये जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाता है, न तो ये अपने मतलब कि कर्मों से किसी को दुखी करता है, सबका सहयोग करने की कोशिश करता है। लेकिन सूर्य मंगल का अंगारक योग इसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा देता है, जिसके कारण कभी कभी ये मतलब कि हिंसक हो जाता है और जिसके कारण मतलब कि न्यायालयी विवाद और मुकदमेबाजी ये सब चीजें भी जीवन में हैं। देखिए, अभी इनका खराब समय 18 दिसंबर 2026 तक है। लेकिन अगर इनके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एक पाठ रोज करवाना शुरू कर दीजिए या एक पाठ ये स्वयं से रोज करना शुरू कर दें, तो मुझे विश्वास है कि जुलाई 2025 के बाद इनका समय ठीक हो जाएगा। और इन्हें चाहिए कि एक सुंदर सा नीलम 6-6.5 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर और शनिवार को शुक्ल पक्ष में 4 बजे शाम अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लें। डरने की कोई बात नहीं है, ये सूट करेगा और सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल और है कि अगर कुंडली में शनि सूर्य दोनों हैं और शनि कमजोर है, सूर्य मजबूत हैं, तो फिर क्या होता है? फिर तो एकदम बल्ले बल्ले। ऐसे आदमी का मतलब कि आत्मबल इतना मजबूत रहेगा, आत्मबल इतना मजबूत रहेगा कि चाहे उसके हाथ में यहां से भाग्य रेखा हो या ना हो। देखो, अगर सूर्य मजबूत होगा तो ये जो दाहिना हाथ है ना, इसमें दाहिने हाथ, पुरुषों की बात कर रहा हूं, स्त्रियों का बायां हाथ, दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसके नीचे जो है एक पतली सी लंबी सी रेखा होगी। अगर सूर्य मजबूत होगा तो जी। अगर ये रेखा नहीं है तो इसका मतलब सूर्य मजबूत नहीं है। और अगर ये रेखा है और हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है तो भी ये आदमी राजा बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सूर्य रेखा अगर उपस्थित है और भाग्य रेखा न भी हो तब भी वो राजा बनेगा, और भाग्य रेखा हो और सूर्य रेखा न हो तब भी जीवन में संघर्ष की स्थिति रहेगी जी। इसलिए सूर्य प्रकाश प्रकाश करें तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। सूर्य प्रमुख ग्रह है, अगर ये मजबूत हो गया तो सारी मजबूती अपने आप हो गई। और अगर एक साथ दोनों हैं तो उपाय क्या करने चाहिए? अगर दोनों एक साथ हैं तो खूब गायत्री की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और गायत्री की उपासना से सूर्य देव प्रसन्न हो जाएंगे, दोनों काम बन जाएगा। तो एक सवाल और है, क्योंकि ये कालचक्र दशों का सवाल है कि अगर ये दोनों का योग बन रहा है कुंडली में तो क्या हमेशा ही खतरनाक होता है? क्या हमेशा ही अशुभ फल मिलते हैं? नहीं। देखो, ज्योतिष शास्त्र में एक विधा है जिसे कोई ज्योतिषी आज के डेट में मैं समझता हूँ शायद अपनाता होगा। एक होती है वर्ष कुंडली, जिसको वर्ष फल के नाम से भी जाना जाता है जी। सूर्य जितने डिग्री पर, जितने अंश, जितने कला, जितने विकला पर होता है, एक साल के बाद जब वही स्थिति आती है
तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसको वर्ष कुंडली कहते हैं, वर्षफल कहते हैं। उसमें एक मुंथा होती है, ठीक है, और उसमें ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके बलाबल के अनुसार उस साल का भविष्य फल होता है मनुष्य का। लेकिन ये कोई जानता भी नहीं है, अगर जानते होंगे तो शायद हजारों में एकाक लोग जानते होंगे जी। क्योंकि ये जानने के लिए ज्योतिष के जो प्रचलित ग्रंथ हैं उसमें वर्षफल की विधि नहीं है। वर्षफल की विधि जो है वो ताजिक जैसे ग्रंथों में है, जो सन 1560 से जो है प्रचलन में है, जिसका प्रमाण है कि सन 1560 से प्रचलन में है। वैसे सन 1300 से ही इसका इतिहास मिलता है कि ये प्रचलन में है। यवनाचार्यों ने भी इस पर काम किया है, ढूंढीराज दैवज्ञ ने इस पर काम किया है। तो वर्षफल को भी देखना चाहिए। किसी के जीवन पर कोई फोरकास्ट करने के लिए अगर आप फोरकास्ट कर रहे हैं तो वर्षफल का भी मूल्यांकन करिए कि इस वर्षफल में इसकी जो वर्षफल की कुंडली है उसमें इक्वाल योग है कि इंदुआर योग है कि मुंससिल है कि थसाल है, मड़ऊ कम्बुल, गैरी कम्बुल, कौन सा योग है वो देख करके तब फलादेश करना चाहिए जी। जय मां विंध्यवासिनी। 11वें और 12वें भाव में सूर्य शनि की युति होना शुभ है या नहीं, अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब इस बारे में बताइए। देखो भाई, सीधी सी बात है, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। 11वें भाव में हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्य भी अच्छा फल देता है। 11वें भाव का भावाधीश अगर सूर्य हो तो बहुत उत्तम फल देता है, और शनि भी 11वें भाव में अच्छा फल देता है। तो ये दोनों की युति अगर 11वें भाव में है तो नाम भी देगा, शोहरत भी देगा, आर्थिक स्थिरता भी देगा और लाभ भी देगा। लेकिन आपको अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि तो आपके शरीर भाव पर होगी ना। तो 12वें भाव में अगर शनि और सूर्य की युति होगी तो ये अशुभ है। ऐसे योग में व्यक्ति को निराशा ज़्यादा महसूस होगी, मानसिक रूप से भी व्यक्ति अशांत रह सकता है। इस भाव में सूर्य शनि की युति कई तरह की समस्याएं दे सकती हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसके लिए हमारे समझ से अगर ऐसा दुर्योग आपकी कुंडली में हो तो आपको सूर्य की बड़ी तगड़ी वाली उपासना करनी चाहिए। नित्य प्रातः आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और अगर हो सके तो गायत्री मंत्र का 3 माला जप करना चाहिए। अपना खान पान पूर्ण रूपेण सात्विक रखना चाहिए, और यदि आप शादीशुदा हैं तो रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का एकदम कड़ाई से पालन करें, और अपने खान पान को जितना ज़्यादा आप सात्विक रखेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, वरना 12वें भाव का सूर्य शनि का मेल बहुत ही दुख देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने बताया कि सूर्य और शनि अगर एक साथ हैं, उनकी युति बन रही है, अगर आपकी कुंडली में दोनों एक साथ हैं तो फिर क्या असर पड़ेगा। पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।